Anybody? Okay, so activity-based costing is a topic which you have already studied. हाँ, ऑनलाइन चल रही है। 6 मिनट टेस्ट करनी है, उसमें 8 स्टूडेंट्स हैं बस। अब तो काम वैसे आसान हो गया। कैसे? इतने कम स्टूडेंट्स हैं ना। हाँ। Yes. There was my colleague talking to me on some office issues. So let's resume. Um, Activity-based costing, I was telling you, is a topic which you might have already, not might be, आपने definitely किया होगा in management accounting. तो एक तो overlapping content है, तो जितना overlapping content है, I will try कि उसको हम जरा quickly cover कर लें. वैसे थोड़ा सा complex topic समझा जाता है activity-based costing, लेकिन चूंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो I'm assuming कि कुछ ना कुछ आपको आता है, तो मैं उसको क्विकली करने की कोशिश करूंगा. लेकिन अब हमने यहाँ पे सी तक रहना नहीं है, हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को आगे एम तक लेके जाना है. सो बेसिकली इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग वी आर आल्सो कंसर्न विद एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट. कॉस्टिंग एक पार्ट है और मैनेजमेंट दूसरा पार्ट है. तो अभी मैनेजमेंट वाला पार्ट डेफिनेटली हम आज नहीं कवर करेंगे, वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास. आज कॉस्टिंग वाला पार्ट कवर करेंगे. तो सबसे पहली चीज जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक फॉर एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स. सो ये टेक्निक, इसका ताल्लुक किससे है? सो दिस इज अ टेक्निक और अ मेथड फॉर एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स. और क्योंकि हम ये जितना भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, this section is related to modern advanced costing techniques and management accounting techniques. तो मैं अक्सर आपको कहता हूं कि जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं, लाइक हम टारगेट कॉस्टिंग हमने पढ़ा, हमने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़ा, आज इसी तरीके से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इससे पहले कौन सी टेक्निक यूज़ होती थी ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने की. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. उसकी वजह ये है कि अगर हमें ये पता हो कि ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने की पहले कौन सी टेक्निक होती थी, एंड दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो, आपको पता है कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए. तो अगर आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का आइडिया है और अगर आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की लिमिटेशंस का पता है और अगर आपको उन हालात का पता है जिन हालात में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई की जाती थी और आज के मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट का पता है, तो देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो चलें, पहली बात तो हमने ये कर ली कि इस टेक्निक का जो रिलेशन है वो ओवरहेड से. और ओवरहेड्स you know already is a pool of all indirect expenses. अगर हम तमाम indirect expenses को जमा कर लें, जिसमें indirect material भी होगी, indirect labor भी होगी और बकिया indirect expenses भी होंगे, तो इस collection का नाम, इस pool का नाम overhead है. और आपने ये भी पढ़ा होगा कि indirect expenses वो होते हैं जो easily identifiable और traceable नहीं होते हैं.
ठीक है. So indirect expenses are those expenses which are not easily identifiable and traceable to the cost object. Easily identifiable and traceable to the cost object. अब देखें, जो कॉस्ट तो थी डायरेक्ट, उसको तो आप आसानी से प्रोडक्ट की कॉस्ट में चार्ज कर रहे थे. तो प्रोडक्ट ए है, जितना डायरेक्ट मटेरियल लगा है आपने चार्ज कर दिया, जितनी डायरेक्ट लेबर है आपने चार्ज कर दी. लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इसको आप डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते. ये एक क्वेश्चन मार्क है. डायरेक्टली इसलिए चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये इजीली आइडेंटिफाइबल और ट्रेसेबल ही नहीं है. हमें पता ही नहीं है कि जो ओवरहेड्स लगे हैं, लेट्स से अगर हम इसमें अमाउंट पुट कर दें तो लेट्स से ये टोटल मिला के 1 लाख के ओवरहेड्स बने हैं. यानी कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तमाम इनडायरेक्ट मटेरियल जमा कर लें, तमाम इनडायरेक्ट लेबर जमा कर लें और तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जमा कर लें, तो ये टोटल 1 लाख रुपया लेट से बनता है, $1 लाख कह लें. अब हमें तो नहीं पता कि इस $1 लाख का कौन सा हिस्सा आप इस प्रोडक्ट ए की कॉस्ट में चार्ज करें. अगर एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं शायद हम ऐसा कर लें, लेकिन फिर भी हमें इनडायरेक्टली ही करना पड़ेगा. बट these days companies are not only making one product, multiple products बन रहे हैं, multiple sizes के प्रोडक्ट बन रहे हैं, multiple varieties के प्रोडक्ट बन रहे हैं. तो ये बात कैसे बताई जाए कि प्रोडक्ट ए में ओवरहेड्स का, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का कौन सा पोर्शन, कौन सा टुकड़ा आपने डालना है. तो डायरेक्टली तो नहीं डाल सकते, डायरेक्टली तो हमें नहीं पता. अब हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट मैकेनिज्म चाहिए. तो अब तक जो इनडायरेक्ट मैकेनिज्म हम यूज करते आए हैं उसका, उस मेथड का नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. उस मेथड का नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. और उस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी ये होता रहा कि हम क्या करते थे, हम ओवरहेड्स को, टोटल ओवरहेड्स को, नाउ इफ यू कैन रिकॉल, पहले हम डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट कर लेते थे. डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, अगर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, और फिर हम इन डिपार्टमेंट्स का OAR निकाल लेते थे. तो डिपार्टमेंट वाइज निकल आता था. मिसाल के तौर पे असेंबली डिपार्टमेंट है तो उसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और अगर फिनिशिंग डिपार्टमेंट है तो उसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आप कैसे निकालते थे, आप बजटेड ओवरहेड्स को डिवाइड करते थे बजटेड एक्टिविटी पे. ठीक है, मैं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करने के लिए, और इसलिए मैं काफी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम डिस्कसिंग दिस थिंग्स. तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला हम लगाते थे बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी. और बजटेड एक्टिविटी हम नॉर्मली क्या ले रहे होते थे, या तो लेबर आवर्स, लेबर आवर्स, या फिर मशीन आवर्स. तो ट्रेडिशनली हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कराते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में बेस्ड ऑन डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस 1 लाख में से डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड्स कितने हैं, डिपार्टमेंट बी के ओवरहेड्स कितने हैं. तो हमें पता लगा जी 60,000 इसके हैं, 40,000 इसके हैं. फिर हमने कहा अच्छा ये बताओ कि डिपार्टमेंट ए में कितने घंटे काम हुआ. तो हमें पता लगा 6,000 घंटे काम हुआ. तो हमने 10 पर लेबर आवर का रेट निकाल लिया डिपार्टमेंट ए का. यानी कि डिपार्टमेंट ए में ओवरहेड्स लग रहे हैं एट द रेट ऑफ 10 पर आवर. और डिपार्टमेंट बी में हमें पता लगा 20,000 घंटे काम हुआ. तो डिपार्टमेंट बी का जो रेट है वो 2 पर लेबर आवर निकल आया. सो सबसे पहला स्टेप, ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट किया. दूसरा स्टेप OAR निकाला. OAR निकालने के लिए ओवरहेड्स को एक्टिविटी पे डिवाइड किया, ओवरहेड्स को एक्टिविटी पे डिवाइड किया, और वो एक्टिविटी क्या होती है, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स. हमारे पास एक रेट आ गया. अब हम ये देखते हैं कि एक प्रोडक्ट जो हमने बनाया, तो लेट्स से प्रोडक्ट ए. अब हम ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, सॉरी इसको हम एक्स कर लेते हैं, प्रोडक्ट एक्स
तो अब हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट एक्स जो है वो दोनों डिपार्टमेंट से कितने कितने घंटे उसमें लगे हैं। तो लेट्स से अगर डिपार्टमेंट ए में 5 घंटे लगे हैं तो हम उसको एट द रेट 10 ₹50 चार्ज कर देंगे, और डिपार्टमेंट बी में अगर 10 घंटे लगे हैं तो 10 इंटू 2 हम इसको ₹20 या $20 चार्ज कर देंगे, और यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि एक यूनिट जो प्रोडक्ट एक्स का बनाया है उसमें हमें $70 चार्ज करना है। तो ये जो टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. You are absorbing overheads into the product cost based on an activity which is normally labor hours or machine hours. ठीक है, अब यहां पे हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें एबीसी की फिर क्या जरूरत पड़ी. Why we need activity based costing? काम तो हमारा चल रहा था, राइट? तो काम तो हमारा चल रहा था, अब हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो दो बातें होती हैं जब भी हम किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, और ये बातें जरा थ्योरी में थ्योरेटिकली बातें करने का आपसे मकसद ये भी है कि चूंकि अब थ्योरेटिकल एमसीक्यूज और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो हम थ्योरी स्किप नहीं कर सकते. इट्स नो लॉन्गर कि जी आपने एबीसी का सवाल ही हल करना है. एबीसी की जरूरत क्या पेश आई, रीजंस क्या हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एबीसी, दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑन इट्स ओन. ये ऑन इट्स ओन एक क्वेश्चन है, तो हमें पता होना चाहिए. तो देखें, दो सेट ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं जब आप ये कहना चाह रहे होते हैं कि हमें एक नई टेक्निक की जरूरत है. एक सेट ऑफ आर्गुमेंट ये कहता है कि पुरानी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम था. तो अगर आप ये कह दें कि अच्छा पुरानी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम था, तो तब भी हमें नई टेक्निक की जरूरत है. दूसरी बात ये, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्त और हालात बदल गए हैं, हालात पुराने जैसे नहीं रहे. बाय हालात आई मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट. सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट हैज चेंज्ड. तो जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोप्रिएट थी, आज की बिजनेस एनवायरनमेंट में वो चीज अप्रोप्रिएट नहीं है. दोनों सूरतों में बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि दोनों सूरतों में आप ये कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कोई ना कोई लिमिटेशंस है. तो यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ लें, समझ लें. पहला आर्गुमेंट ये लिखा हुआ है, पहला रीजन ये लिखा हुआ है कि ओवरहेड यूज्ड टू बी स्मॉल इन रिलेशन टू द अदर कॉस्ट इन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग. के ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जब होती थी, एंड आई गेस मैंने आपको शायद बताया था कि जब हम ये बात कर रहे होते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न की, तो ये कहीं आपके जहन में ना 1980 से पहले का और 1980 से बाद का वक्त आना चाहिए. सो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली ओवरहेड वाज स्मॉल पोर्शन. अगर आप पुराने वक्तों की बात करें, पुराने ज़माने की गाड़ियां देख लें, पंखे देख लें, मोटरसाइकिलें देख लें, कुछ भी देख लें, साइकिलें देख लें, तो उसके अंदर जो आपकी सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द कॉस्ट होती थी, वो या तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होती थी या कॉस्ट ऑफ लेबर होती थी. ओवरहेड्स टेंड्स टू बी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट. आजकल इसके बिल्कुल बरअक्स है. आजकल बिल्कुल इसके बरअक्स है, और आजकल जो है ओवरहेड्स आर द मेजर पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट. मटेरियल उतना बड़ा पोर्शन नहीं है, लेबर उतना बड़ा पोर्शन नहीं है, जितना बड़ा पोर्शन जो है वो ओवरहेड्स हो चुका है. तो इससे फर्क क्या पड़ता है, यानी कि ओवरहेड्स ना सिर्फ अमाउंट में बढ़ गए हैं बल्कि उनका प्रोपोर्शन भी बढ़ गया है. इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि जब किसी भी चीज का प्रोपोर्शन या अमाउंट बढ़ जाती है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि हाइपोथेटिकली आपसे बात कर रहा हूँ कि पहले अगर मटेरियल 40 रुपए का होता था और लेबर 50 रुपए की होती थी और ओवरहेड्स 10 रुपए के होते थे, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट 10%. ओवरहेड्स 10% हुआ टोटल कॉस्ट का. तो आज अगर हम इसको ये कहें कि आज मटेरियल जो है वो 20 रुपए का है, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, दिस इज नॉट एन एक्यूरेट फिगर, मैं किसी चीज को कोट कर रहा हूँ, और डायरेक्ट लेबर भी 20 रुपए की है, और ओवरहेड्स आजकल उसकी अमाउंट भी बढ़ गई है और उसका प्रोपोर्शन भी बढ़ गया. अब ये 60 जो है वो 60% बनता है. यानी कि अगर एक चीज जो किसी दौर में 10% ऑफ द कॉस्ट होती थी, आज अगर वो 60% ऑफ द कॉस्ट है, तो अगर आप आज उसको सही कैलकुलेट नहीं करोगे तो फिर आपकी कॉस्टिंग सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. पुराने गुजरे वक्त में चूंकि उसका
जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता था वो बहुत कम होता था, 10% है, 5% है। तो अगर आपने एस्टिमेशन कर भी ली और वो एस्टिमेशन रॉन्ग भी है या इनअप्रोप्रिएट है या कोई लिमिटेशन है उसके अंदर, तो चूंकि वो कॉस्ट की कंपोनेंट का कम प्रोपोर्शन है, इसलिए वो एस्टिमेशन चल जाएगी। ठीक है, सो बात आप समझें कि चूंकि अब ओवरहेड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया है, बड़ा कंपोनेंट हो गया है, तो अब हम ऐसा एस्टिमेशन मेथड यूज नहीं कर सकते जिसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज करें, जिसकी कोई लिमिटेशन है। अब तो हमें ज्यादा एक्यूरेट मेथड की जरूरत है। तो ये पहला सेट ऑफ आर्गुमेंट था कि हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज हम एक कंपैरेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं। आज हमें एक्यूरेट कॉस्टिंग करनी है क्योंकि हमें प्राइसिंग करनी है, और एक्यूरेट कॉस्टिंग के लिए हमें ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन का एक्यूरेट मेथड चाहिए। एक्यूरेट चाहिए या उससे बेहतर चाहिए जो पहले हम यूज करते थे। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जरूरत यहीं पे आती है। इसलिए अक्सर हम एबीसी को यूं भी लिख देते हैं कि एबीसी इज एक्यूरेट बेटर कॉस्टिंग। ये वैसे गलत होगा अगर आपसे एमसीक्यू में को पूछ ले एबीसी इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लेकिन एबीसी को अगर मैं दूसरे अल्फाज में एबीसी बनाऊं तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज एक्यूरेट बेटर कॉस्टिंग। अच्छा, फिर एक और सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट ये है कि डाइवर्सिटी और कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो बढ़ गई है और नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेंज हो गई है, कंपैरेटिव एनवायरनमेंट भी चेंज हो गई है। तो अब ये हम कहना चाह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट हैज चेंज। तो बेसिकली अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि वक्त और हालात बदल गए हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गई है। पहले हमारे प्रोडक्ट की ना डाइवर्सिटी इतनी होती थी ना कम्प्लेक्सिटी इतनी होती थी। पहले हम कोई ज्यादा वैरायटी में चीजें नहीं बनाते थे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बनते थे। पहले हम सिंपल प्रोडक्ट्स बनाते थे सिंपल प्रोसेसेस से, और वो भी वैरायटी में नहीं होता था। तो आजकल की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट की बात करो तो आजकल एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल वैरायटीज बनाई जाती हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं इन नेचर ऑफ देयर डिजाइन एंड अदर things required, other resources required. So today's manufacturing environment is made up of companies making diverse range of products, and the complexity of the product is also greater than the complexity it used to be years ago. अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि नए नए तरह के ओवरहेड्स आ जाते हैं। यानी कि पुराने जमाने में एक तो ओवरहेड की अमाउंट भी कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि ओवरहेड किस वजह से हो रहे होंगे? वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से, डाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से। सो जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट चेंज हो रही है तो नए नए तरह के ओवरहेड्स भी आ रहे हैं इस डाइवर्सिटी की वजह से, इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। तो जब जब एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स हो गई है तो हम फिर सिंपल टेक्निक यूज नहीं कर सकते। यहाँ से हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो बनता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स हो गई है तो हमें कॉम्प्लेक्स टेक्निक ही चाहिए ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट में। अब वो जो सिंपल टेक्निक है, और सिंपल टेक्निक क्या है कि आप ओवरहेड्स को लेबर आवर्स पे डिवाइड कर दो। अभी जिस तरह मैंने आपको समझाया कि हम क्या करते थे, ओवरहेड्स को लेबर आवर्स पे डिवाइड कर दो और जो रेट निकल आया उसको रेट को अप्लाई कर दो। तो बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है उसकी टेक्निक बड़ी सिंपल सी है। तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट हैज चेंज, इट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड इट बिकम मोर डाइवर्स, सो वी नीड अ बेटर मेथड। अच्छा, अब कुछ बातें हैं जो कंपैरिजन की फॉर्म में पहले मैं कर लूँ आपसे, और उसके बाद मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे बात करता हूँ। ये मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले आप ओवरहेड्स को इस तरीके से ट्रेस करते थे कि आप ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट वाइज ट्रेस करते थे और फिर उसको चार्ज करते थे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे। दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ओवरहेड्स को इंस्टेड ऑफ ट्रेसिंग देम टू द डिपार्टमेंट्स, अब बीच में हमने यहाँ पे ले आए एक्टिविटी कॉस्ट पूल को। तो उसमें जो कनेक्टिंग लिंक है वो अब चेंज हो रहा है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो कनेक्ट करेगा ओवरहेड्स को प्रोडक्ट की कॉस्ट में, वो चेंज हो रहा है। इसको मैं अक्सर यूं समझाता होता हूँ, और हम फिलॉसफी पे भी बात कर लेते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहती है कि जब आप
एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, एक कंपनी बनाते हो, एक बिजनेस बनाते हो, definitely that business is intended to perform certain activities like manufacturing in itself एक activity है, designing एक activity है, setup एक activity है, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, मशीन सेटअप एक एक्टिविटी है, प्रोडक्ट डिजाइन एक एक्टिविटी है, ऑर्डरिंग एक एक्टिविटी है, क्वालिटी कंट्रोल एक एक्टिविटी है. Whenever you are involved in a business, you are basically doing multiple activities to fulfill the objective of that business. जितनी एक्टिविटीज आप कंज्यूम करोगे उतनी रिसोर्सेज लगेंगे, उतनी कॉस्ट लगेगी. और ये भी बड़ा यूनिवर्सल सा प्रिंसिपल है कि आप सेटअप, आप डिजाइनिंग करोगे तो डिजाइनिंग की कॉस्ट लगेगी, डिजाइनिंग नहीं करोगे तो डिजाइनिंग की कॉस्ट नहीं लगेगी. अगर एक कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल पे क्वालिटी कंट्रोल है तो डेफिनेटली क्वालिटी कंट्रोल की एक्टिविटी पे कॉस्ट लगेगी. अगर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं है तो कॉस्ट नहीं लगेगी. तो दूसरा पॉइंट ये है कि कॉस्ट जो है वो एक्टिविटी पे लग रही है. इससे पहले ट्रेडिशनली हमारी सोच ये थी कि कॉस्ट प्रोडक्ट पे लगती है. नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि कॉस्ट एक्टिविटी पे लगती है. हाँ, अब जो तीसरा लिंक है और जहां से फिर ये सारा मामला लिंक हो जाता है वो ये है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो वो प्रोडक्ट कुछ एक्टिविटी से मिलकर बनता है. मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ, ए और बी. तो हो सकता है प्रोडक्ट ए पे सेटअप कॉस्ट लगे, प्रोडक्ट ए पे ऑर्डरिंग की कॉस्ट लगे, प्रोडक्ट ए पे डिजाइन की कॉस्ट और क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट ना लगे. हम डिजाइन किसके लिए करवाते हैं? सिर्फ प्रोडक्ट बी के लिए. क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज कहाँ पे हैं? क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है तो क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज भी यहीं पे हैं. तो हम क्वालिटी कंट्रोल की एक्टिविटी भी प्रोडक्ट बी के लिए परफॉर्म करते हैं. हाँ, इन एडिशन सेटअप और ऑर्डरिंग ये कुछ भी इधर होता है. कहने का मकसद ये है कि प्रोडक्ट ए एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दो एक्टिविटीज से मिलकर बनता है और प्रोडक्ट बी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ज्यादा एक्टिविटीज दरकार है. तो प्रोडक्ट कंज्यूम्स एक्टिविटीज. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहती है कि जब आप प्रोडक्ट को कॉस्ट चार्ज करो, जब आप प्रोडक्ट को कॉस्ट चार्ज करो, अब हमने अल्टीमेटली क्या करना है? वी आर लर्निंग अ मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स इनटू द प्रोडक्ट कॉस्ट. हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ओवरहेड्स को चार्ज करना है. सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहती है कि जो लिंक बनेगा प्रोडक्ट में ओवरहेड्स की कॉस्ट ऐड करने का, जो लिंक बनेगा वो लिंक बनता है एक्टिविटीज. आपको एक्टिविटीज की बेस पे प्रोडक्ट को ओवरहेड चार्ज करना चाहिए. इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रोडक्ट ने 4 एक्टिविटीज कंज्यूम की हैं तो उसे ज्यादा ओवरहेड चार्ज करना चाहिए एज कंपेयर टू अ प्रोडक्ट जो सिंपल है और कम एक्टिविटीज कंज्यूम करता है. तो कॉम्प्लेक्स वाले प्रोडक्ट को ज्यादा कॉस्ट चार्ज करनी चाहिए ओवरहेड्स की एज कंपेयर टू अ प्रोडक्ट दैट इज सिंपल. तो ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक माइंडसेट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट के पीछे कि चूंकि कॉस्ट एक्टिविटीज पे लगती है लिहाजा प्रोडक्ट को जब आप कॉस्ट चार्ज करो ओवरहेड्स की तो ये देख के चार्ज करो कि उसने कौन सी एक्टिविटीज कंज्यूम की हैं. इसका मतलब ये है कि अब हमारा सारा फोकस एकदम किस पे आ गया? एक चीज पे जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी. तो अब हमें एक्टिविटी और एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स, इस पे कॉस्ट को ट्रेस करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई यहाँ पे आप देखो कि क्या हो रहा है. सबसे पहले हम ओवरहेड्स की कॉस्ट को, जितने भी हमारे पास ओवरहेड्स हैं, इसको हम ट्रेस कर रहे हैं, इसको असाइन कर रहे हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज को. तो हमने देखना है कि ऑर्डरिंग से रिलेटेड कौन कौन से ओवरहेड्स हैं, हमने देखना है डिजाइनिंग से रिलेटेड कौन कौन से ओवरहेड्स हैं, हमने देखना है सेटअप से रिलेटेड कौन कौन से ओवरहेड्स हैं, हमने देखना है असेंबली से रिलेटेड हमने देखना है कि क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड कौन कौन से ओवरहेड्स हैं. तो हमने इस दफा ओवरहेड्स को असाइन करना है टू द एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स. एक्टिविटी कॉस्ट पूल क्या होगा कि जो भी आपकी एक्टिविटी है, मिसाल के तौर पे डिजाइनिंग की एक्टिविटी है, तो डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने भी ओवरहेड्स हैं जब आप इकट्ठे करेंगे तो वो उसका पूल बन जाएगा.
सेटअप से रिलेटेड जितने भी ओवरहेड्स इकट्ठे करेंगे वो उसका कॉस्ट पूल बन जाएगा। तो एक्टिविटी कॉस्ट पूल इज कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस कॉस्ट दैट आर इन्वॉल्व्ड इन परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी। तो यहाँ पे सेंट्रल लिंक, अनलाइक डिपार्टमेंट्स, आप कॉस्ट को पहले ट्रेस करोगे एक्टिविटीज पे और फिर एक्टिविटीज के OAR निकालते हुए, तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल OAR नहीं निकलेगा, यहाँ पे एक्टिविटी वाइज OAR निकलेगा। जिन लोगों ने डेफिनेटली आप सब ने ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है तो यू नो इट कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंटल OAR आप क्या करते हो, आप एक्टिविटी बेस्ड OAR निकालते हो और जितनी ज्यादा एक्टिविटीज होंगी उतने ज्यादा OARs होंगे। और फिर आप ये देखते हो कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज कंज्यूम कर रहे हैं और आप इनको सिर्फ वो ओवरहेड चार्ज करते हो जो एक्टिविटी ये कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरह मैंने भी आपको मिसाल देकर समझाया था। तो ये एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आइडियोलॉजी है बिहाइंड दिस मेथड ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अच्छा, अब ये सारा कुछ करने के लिए हमें स्टेप्स कौन से परफॉर्म करने पड़ेंगे? तो 5 बेसिक स्टेप्स हैं जो अगर आप परफॉर्म करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब कॉन्सेप्ट आपके पास आता है तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट एज वेल। अच्छा, उससे पहले कि मैं ये एक्टिविटीज एक्सप्लेन करूं, मैं जस्ट एक जरा क्विक फीडबैक ले लेता हूं। किसी को कोई अब तक कोई सवाल है किसी किस्म का तो वो पूछ ले, और मैं जरा देखता हूँ 1-2 क्वेश्चंस पुट अप हुए हुए हैं, लेट मी आंसर दैट फर्स्ट। अगर किसी का कोई सवाल है अब तक की डिस्कशन में, आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप पूछ लें। अच्छा, 1-2 जो कमेंट्स इससे पहले आए हुए थे कि सर कल क्या क्लास हुई थी, कल क्लास नहीं हुई थी, कुछ टेक्निकल इशू था, वो इसलिए क्लास नहीं हुई। और अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सर ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू रहेगी या फिजिकल, ये आप अपने कैंपस से पूछ लें, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। Ahad, it means ABC costing is no better in service industry, especially in skillful human resource service activity like IT service providers. These industries are more labor intensive. No, I will not agree with this. Activity based costing can be applied in service industry as well. In fact, अभी हम बात भी करेंगे, शायद क्वेश्चंस भी करें इस तरह के। Even accounting services में, law firms में, you can apply activity based costing. Yes, you can say कि services में चूंकि labor intensive काम होता है, तो labor is big component, but at the same time overheads जो हैं वो भी उतना ही बड़ा कंपोनेंट होता है। खैर, सर्विस पे अभी आपको पता है, सर्विस बड़ा यूनिक एक चीज़ आ जाती है कि सर्विस इंडस्ट्री पे कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। सर्विस इंडस्ट्री के अपने फीचर्स होते हैं जिसमें टेंजिबिलिटी और वो सारा हेट्रोजेनिटी जो आपको इससे पहले मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था। बट एनीवेज, जो कमेंट आपका उसमें मैं डिसएग्री करूंगा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो सर्विस इंडस्ट्री में भी उसी तरीके से अप्लाई होगी जिस तरीके से आप दूसरों में करते हैं। क्योंकि देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इतना जरूर बता दूं कि अगर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं करते और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ओवरहेड्स को लेबर आवर्स की बेस पे चार्ज कर दोगे। जबकि आपको पता है कि दो डिफरेंट सर्विसेज, तो सर्विसेज तो होती है हेट्रोजीनियस हैं, दो डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट होती हैं इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज दे रिक्वायर। तो एक सर्विस पे सेट ऑफ एक्टिविटीज डिफरेंट होगा, दूसरी सर्विस पे सेट ऑफ एक्टिविटीज डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे तो अगर आप उसको लेबर आवर्स की बेस पे चार्ज कर देंगे तो डेफिनेटली ये ज्यादती होगी, क्योंकि अगर दोनों में सेम लेबर आवर्स लगे हैं, लेट्स से सर्विस ए को देने में भी 2 घंटे लगे हैं और सर्विस बी को देने में भी 2 घंटे लगे हैं, तो ओवरहेड तो फिर सेम चार्ज हो जाएंगे अगर आप सिर्फ लेबर आवर्स की बेस पे चार्ज करते हैं। बट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ओवरहेड्स को हमें चार्ज करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। अब हो सकता है कि जो क्लाइंट ए है उसने आपसे 5 डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करवाई हों और क्लाइंट बी जो है उसने आपसे 10 डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कराई हों, यानी कि क्लाइंट बी इज मोर डिमांडिंग, client B is more complex, client B requires more number of activities, गो के लेबर के उस पर 2 घंटे लग रहे हैं बट इट रिक्वायर्स मोर एक्टिविटीज। तो अगेन यहाँ पे भी उसी तरह की एप्लीकेशन है। आप आगे देखेंगे, अगर कोई सवाल आया तो मैं शायद बेहतर आपको वहाँ से समझा पाऊँ, बट फॉर द टाइम बीइंग आई जस्ट
challenged your comment. अब इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए वो कहते हैं जी सबसे पहला स्टेप तो ये है जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ग्रुप करो एक्टिविटीज में, प्रोडक्शन ओवरहेड को ग्रुप करो एक्टिविटीज में और क्या बनाओ, एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स बनाओ। ठीक है, एक्टिविटी कॉस्ट पूल बनाओ, ये जिस तरीके से मैं अभी ऊपर आपको बता रहा था। तो इनफैक्ट अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि हो क्या रहा होगा कि वो जो आपका एक बड़ा पूल था, ये जो मैंने शुरू में जब आपको बताया था कि चलो मैं यहाँ पे वाइट स्पेस में ले लेता हूँ। इससे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनली हम ओवरहेड्स का एक ही पूल एज्यूम कर लेते हैं। हम तमाम इनडायरेक्ट मटेरियल को, तमाम इनडायरेक्ट लेबर को और तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक ही पूल में डाल देते हैं। या अगर उससे हम छोटे पूल बनाते हैं तो वो डिपार्टमेंट वाले पूल होते हैं। अब हमें ये कहा जा रहा है कि आप इसको, लेट्स से अगर ये 1 लाख है तो आप इसके छोटे छोटे पूल्स बनाओ। कितने पूल्स बनाओ? उतने पूल्स बनाओ जितनी एक्टिविटीज हैं। तो अगर ए एक एक्टिविटी है, बी एक एक्टिविटी है, सी एक एक्टिविटी है, डी एक एक्टिविटी है, ई एक एक्टिविटी है और एफ एक एक्टिविटी है, अगर ये एक्टिविटीज हैं तो आप बताओ कि ए को करने में कितनी कॉस्ट आ रही है 1 लाख में से। तो लेट्स से हमने कहा कि ए पे इतना मटेरियल लग रहा है, इतनी लेबर लग रही है, इतने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं, तो आपने कहा कि 10,000 जो है वो कॉस्ट ए पे लग रही है। तो ये ए का कॉस्ट पूल हो गया। बी पे 20,000 हाइपोथेटिकली, सी पे 40,000। तो आपने पहला स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में आपने कॉस्ट पूल्स बनाने हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको एक सुन के सच क्लैरिटी तो नहीं हुई होगी कि ये कैसे बनते होंगे कॉस्ट पूल्स, यानी कि ऐसा कैसे हो जाता होगा कि हम अपने तमाम ओवरहेड्स को क्लासिफाई कर सकें एक्टिविटीज में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी एक्टिविटीज कौन सी हैं। तो जहां तक इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की बात है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर आपने एबीसी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तो जो शुरू के कुछ स्टेप्स हैं वो काफी सब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि आपको सबसे पहले तो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको शुरू में एक्टिविटी कॉस्ट पूल को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि किस एक्टिविटी में कौन कौन सी कॉस्ट आती है। और आपको सब्जेक्टिवली इंटरव्यू करके मैनेजमेंट के, व्हेन आई से आपको आई मीन मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, तो आपको सब्जेक्टिवली इंटरव्यू करके मैनेजमेंट की ये बात जानना होगा कि कितने परसेंट जो मटेरियल है, कितने परसेंट मटेरियल है वो किस किस एक्टिविटी में लगता है। तो ये काम जो होता है ये बड़ा सब्जेक्टिव होता है, लेकिन जो भी सब्जेक्टिविटी है एट द एंड ऑफ द डे हम चाह क्या रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम ये चाह रहे हैं कि हमें जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का डेटा मिले वो ग्रुप हुआ हो इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज। और हम सबसे पहले क्या बनाएं, हम एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स बनाएं। तो ये नॉर्मली हमारा पहला काम होता है एक्टिविटी कॉस्ट पूल बनाने का। और इस काम को करने के लिए हमें पूछ पूछ के ये काम करना पड़ता है। यानी कि आप इसको यूं भी समझ लें कि एक्टिविटी कॉस्ट पूल अगर मैं आपको कहूं एग्जाम में बनाएं तो या तो आपको परसेंटेजेस दी होंगी, यानी कि या तो आपको इस तरीके से कहा गया होगा कि 1 लाख की कॉस्ट का 50% ए एक्टिविटी में लगता है, 40% बी एक्टिविटी में लगता है और 10% सी एक्टिविटी में लगता है। तो अगर तो इस तरीके से दिया हुआ है तो फिर तो बहुत ही आसान मसला हो जाता है, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन बताना मैं ये चाह रहा था कि जो 50%, 40% और 10% का डेटा आएगा ये कहाँ से आएगा, ये इंटरव्यू की बेस पे आएगा। हमें कोई बताएगा कि कितना मटेरियल, कितनी लेबर और कितने एक्सपेंसेस किस किस एक्टिविटीज पे लगते हैं। एनीवेज, पहला स्टेप ये हुआ कि आपने एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स बना लिए। ये स्टेप बहुत रेयरली सवाल में पूछा जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो अगर आपको इस तरह का सवाल आएगा तो आपको वो टोटल ओवरहेड्स बता देगा
और रेशियोज परसेंटेजेस बता देगा कि किस किस एक्टिविटी में कितने कितने परसेंट ओवरहेड्स जो हैं वो लग रहे हैं। तो आपने इसको एट द एंड ऑफ द डे मल्टीप्लाई करके पूल्स में बनाना होगा, तो वो इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं होता। दूसरा स्टेप ये है कि जब पूल्स आपने बना लिए, ठीक है, अब आपने एक कॉस्ट पूल की बजाय 5 कॉस्ट पूल्स बना लिए, तो हमें अब हर पूल के लिए एक अप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर भी चाहिए। अच्छा, ट्रेडिशनल सिस्टम में एक ही कॉस्ट पूल होता है। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक ही कॉस्ट पूल होता है, और वो क्या होता है, बजट ओवरहेड्स, और हम उसको एक ही ड्राइवर पे, और वो क्या होता है, नॉर्मली बजट लेबर आवर्स, डिवाइड करके रेट निकाल लेते हैं। यानी कि ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारे पास एक ही पूल होता है ओवरहेड्स का, टोटल ओवरहेड्स, तमाम ओवरहेड्स उसी के अंदर होते हैं, और हम उसे डिवाइड कर देते हैं लेबर आवर्स पे। क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम में हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेबर आर इज द कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, जो आपकी कॉस्ट के इंक्रीज और डिक्रीज का बाइस बने। कॉस्ट ड्राइवर कोई भी ऐसा फैक्टर है विच कॉजेज दीज एक्टिविटी कॉस्ट टू बी इनकर्ड। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में हम ये समझते हैं कि ओवरहेड्स क्यों लगते हैं, लेबर आवर्स की वजह से। जितने लेबर आवर्स ज्यादा लगेंगे उतने ओवरहेड ज्यादा लगेंगे, यानी कि जितने घंटे लेबर ज्यादा काम करेगी उतने ओवरहेड ज्यादा लगेंगे। अब ये वाली बात ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में तो एप्लीकेबल थी, लेकिन मॉडर्न एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत सारे ओवरहेड्स इवन प्रायर टू द प्रोडक्शन भी लग जाते हैं, लाइक डिजाइनिंग के जो ओवरहेड्स हैं, और इवन बहुत सारे ओवरहेड्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन भी लगते हैं, सेटअप की कॉस्ट है, ऑर्डरिंग की कॉस्ट है, उसका ताल्लुक कोई है ही नहीं लेबर आवर्स के साथ। और ठीक है, लेबर आवर्स के साथ आपकी बिजली के खर्चे, यूटिलिटीज के बिल्स और कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो जो जिसका कनेक्शन लेबर आवर के साथ हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर ओवरहेड का ताल्लुक, हर ओवरहेड का जो ड्राइवर है वो लेबर आवर्स ही होगा। तो इस तरह से भी ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वो लिमिटेशंस का शिकार है, जिसके अंदर हम अज्यूम कर रहे हैं कि तमाम ओवरहेड्स को क्रिएट करने वाला सिर्फ लेबर आवर्स ही है, यानी कि सिर्फ लेबर आवर ही तमाम ओवरहेड्स को कॉज करता है। अब चूंकि नया सिस्टम है, हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि चूंकि अब हमारे पास मल्टीपल कॉस्ट पूल्स हैं, हमने डिजाइनिंग का एक अलग पूल बना दिया, हमने ऑर्डरिंग का एक अलग पूल बना दिया, सेटअप का एक अलग पूल बना दिया। तो अब चूंकि हमारे पास मल्टीपल पूल्स हैं, ठीक है, एबीसी में हमारे पास चूंकि मल्टीपल पूल्स हैं, तो हमें हर पूल के लिए एक कॉस्ट ड्राइवर चाहिए, जिसका मतलब है अब हमारे जो कॉस्ट ड्राइवर्स होंगे वो मल्टीपल होंगे। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम कंप्राइजेस मल्टीपल कॉस्ट पूल्स एंड मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स। तो कॉस्ट ड्राइवर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगेन ये जो कॉस्ट ड्राइवर वाली बात है, प्रैक्टिकली इसको आइडेंटिफाई करना ऑब्वियसली मुश्किल काम है। आप एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट will ask people who are responsible and who have an experience in managing overheads, आप उनसे पूछेंगे कि कौन सी कॉस्ट, लाइक डिजाइनिंग की कॉस्ट किस वजह से इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो बेसिकली ये वो वाला स्टेप है जिसमें अगेन मैं आपको रट्टा नहीं लगा के दे सकता कि डिजाइनिंग का जो ड्राइवर है वो नंबर ऑफ डिजाइन ही होगा और ऑर्डरिंग का जो ड्राइवर है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही होगा। हाँ, एक लॉजिकल कनेक्शन जरूर है कि डिजाइनिंग की कॉस्ट नंबर ऑफ डिजाइन की वजह से बढ़ती है, ना कि लेबर आवर्स की वजह से, और ऑर्डरिंग की कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वजह से बढ़ती है, ना कि लेबर आवर्स की वजह से, और सेटअप की कॉस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स की वजह से बढ़ती है, ना कि लेबर आवर्स की वजह से। तो लॉजिकल जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकली डिजाइनिंग की कॉस्ट का कोई भी ड्राइवर हो सकता है, दैट कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो अगेन वही वाली बात है कि प्रैक्टिकली तो शायद बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन न्यूमेरिकली आपको क्या पूछा जा सकता है, आपको कुछ कॉस्ट पूल्स दिए जा सकते हैं और आपको कहा जा सकता है कि इसका अप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर फ्रॉम दीज ऑप्शंस। आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस दी जाएंगे, इतना खुला नहीं छोड़ा जा सकता। आपको फॉर एग्जांपल कहा जाएगा कि डिजाइनिंग कॉस्ट का अप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर क्या है, एंड यू कुड बी गिवन वेरियस चॉइसेस, जिसमें आपको लेबर आवर्स दिया जाए, मशीन आवर्स दिया जाए, नंबर ऑफ डिजाइन दिया जाए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिया जाए। तो वहां पे हमने देखना है कि लॉजिकल कनेक्शन क्या हो सकता है,
किसके इंक्रीज और डिक्रीज होने की कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज होती है। तो कुछ जगहों पे बहरहाल थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, अदरवाइज मोस्टली जगहों पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो गिवन द इंफॉर्मेशन। तो चलें जी, हमने कॉस्ट पूल्स बना लिए, हमने कॉस्ट ड्राइवर्स बना लिए। अब तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है, जिसको आप OAR कहते हो ट्रेडिशनल सिस्टम में। तो चूंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में मल्टीपल पूल्स होते हैं और मल्टीपल ड्राइवर्स होते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल रेट्स निकलेंगे। ठीक है, मल्टीपल रेट्स निकलेंगे। अगर आपकी 5 एक्टिविटीज हैं तो 5 कॉस्ट पूल्स होंगे, 5 उसके कॉस्ट ड्राइवर्स होंगे, 5 उसके रेट्स होंगे। तो आप अंडरस्टैंड करें, हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं, सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो रहा है। एक रेट की 5 रेट्स आपके पास आ गए, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो OAR निकालने का फॉर्मूला अलबत्ता वही रहेगा कि आपने उस कॉस्ट पूल के को करना है उस कॉस्ट पूल के ड्राइवर्स पे, और फिर अल्टीमेटली चौथा स्टेप ये है कि आपने उस एक्टिविटी कॉस्ट को प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब कराना है। और अगेन इसका मतलब है कि आप अगर 5 रेट्स निकाल रहे हो तो अब आपको 5 लेकिन कॉस्ट में एब्जॉर्ब कराते वक्त आप ये देख लोगे कि किस प्रोडक्ट में कौन सी एक्टिविटी लग रही है। तो अगर एक प्रोडक्ट में 2 एक्टिविटीज लग रही हैं, आप उसको 2 रेट्स अप्लाई करोगे। अगर एक प्रोडक्ट पे 5 एक्टिविटीज लग रही हैं तो आप उसको 5 रेट्स अप्लाई करोगे, एंड देन यू कैन कैलकुलेट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट और लॉस। ये एक उसका थोड़ा सा स्टेप और प्रोसीजरल मैकेनिज्म है, और अभी हम इस प्रोसीजरल मैकेनिज्म को एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके इन सारे स्टेप्स को समझ लेते हैं। आई हैव अ वेरी गुड डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की एक ही सवाल में समझाई जा सकती है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पहले वो पूछ लें, उसके बाद मैं जरा एक डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन पे चलता हूँ। और क्वेश्चन उसके बाद थ्योरेटिकल बिट्स पे हम दोबारा आएंगे। सो किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दें। ओके, अब यहाँ से एक डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन लेते हैं, जिसका मैं भी आपको बता रहा था। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन बिकॉज़ थ्रू दिस क्वेश्चन आई कैन demonstrate you the complete application of activity based costing. शायद 100% नहीं, मे बी 90% ऑफ द एप्लीकेशन यहाँ से समझाई जा सकती है। तो देखें जी, यहाँ पे वो कहता है कि Cabal makes and sells 2 products, plus and double plus. The direct cost of production are 12 for plus and 24 for double plus. और उसके बाद वो आपको एक डेटा दे रहा है, और वो डेटा रिलेट करता है, एनुअल प्रोडक्शन और सेल से, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट से, नंबर ऑफ ऑर्डर से, नंबर ऑफ बैचेस से, नंबर ऑफ सेटअप पर बैच और स्पेशल पार्ट्स। तो इसको जरा स्किप करते हैं, हम ओवरहेड्स पे जाते हैं कि ओवरहेड्स का हमें क्या बता रहा है। तो देखो, ओवरहेड को अगर हम एज अ पूल देखें, एज अ कंप्लीट पूल, ठीक है, एज अ कंप्लीट पूल, तो ओवरहेड्स हैं 4,32,000 के। तो अगर ये ट्रेडिशनल सिस्टम होता तो ट्रेडिशनल सिस्टम में हम इस 4,32,000 को एक ही दफा डिवाइड करते OAR निकालने के लिए। वो खैर अभी हमने करना भी है, अभी हम कर भी लेते हैं। तो ओवरऑल जो कॉस्ट पूल है, जो बड़ा कॉस्ट पूल है, जो टोटल ओवरहेड्स हैं, वो 4,32,000 के। लेकिन फिर इसने आपको कहा है कि इसको डिवाइड करके दिया हुआ है कि बेसिकली इसको अगर हम 5 पूल्स में फर्दर क्लासिफाई करें तो इस 4,32,000 में से 73,200 की कॉस्ट सेटअप से रिलेटेड है, 60,000 की स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग से रिलेटेड है, 63,000 की अदर मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड है, 19,800 की ऑर्डर हैंडलिंग से रिलेटेड है, और 2,16,000 की अदर ओवरहेड से रिलेटेड है। अब ये मैं आपको बता रहा था, ये पता कैसे लगा कि इसमें से
73,200 की कॉस्ट का ताल्लुक सेटअप कॉस्ट से है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि प्रैक्टिकली इस पता करने के लिए आपको मैनेजमेंट के साथ बैठ के इंटरव्यू करके ये जानना पड़ेगा कि इस 4,32,000 के जो भी कंपोनेंट्स है, जारी बात है ये 4,32,000 इन इटसेल्फ मेड अप ऑफ सो मेनी थिंग्स इन सो मेनी डिपार्टमेंट्स। अगर मैं इसका पूरा ब्रेकअप निकालूं तो पता लगेगा डिपार्टमेंट ए में इतना मटेरियल लगा था, बी में इतना मटेरियल लगा था, डिपार्टमेंट ए में इतनी लेबर लगी थी, डिपार्टमेंट बी में इतनी लेबर लगी थी, और फिर बिजली पानी गैस के खर्चे, इसके खर्चे, उसके खर्चे, तो सारे एक लिस्ट होगी। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि उसमें से अगर लेट से एक इनडायरेक्ट मटेरियल ही है 20,000 का, तो उसको हम सेटअप कॉस्ट में कितना चार्ज करें और स्पेशल पार्ट्स में कितना चार्ज करें। तो ये चीज़ आपको मैनेजमेंट के साथ बैठ के इंटरव्यू करके जाननी पड़ेगी, और उसका जो नॉलेज है वो अप्लाई करते हुए आप पूल्स, एक पूल को 5 डिफरेंट पूल्स में स्प्लिट करेंगे। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर कोई शख्स मुझे ये बता दे कि 25% ऑफ द कॉस्ट सेटअप में चार्ज कर दो एज पर माय एक्सपीरियंस, और एज पर माय जितना भी डायरेक्ट मटेरियल लगता है उसमें से 25% स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग पे लग जाता है, और जितनी लेबर लगती है उसमें से 10% इस पे लगती है और 20% उस पे लगती है। अगर कोई मुझे ये चीज़ें बता दे तो फिर मेरे लिए एक पूल को 4 पूल्स में 5 में डिवाइड करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि फिर तो मैंने वो परसेंटेजेस अप्लाई करनी है। तो बहरहाल इस सवाल में मुझे वो स्टेप परफॉर्म करके एक्टिविटीज और एक्टिविटी के कॉस्ट पूल्स बना के और इवन ड्राइवर्स बताए हुए हैं यहाँ पे। तो ये सवाल में ये भी बताया हुआ है कि सेटअप कॉस्ट का जो ड्राइवर है वो नंबर ऑफ सेटअप्स है, और स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग का जो ड्राइवर है वो नंबर ऑफ स्पेशल पार्ट्स है, और अदर मटेरियल हैंडलिंग का जो ड्राइवर है वो नंबर ऑफ बैचेस है, एंड देन नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज द ड्राइवर फॉर ऑर्डर हैंडलिंग। सवाल क्या है? सवाल ये है कि कैलकुलेट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्लस एंड डबल प्लस इफ द कंपनी यूजेस ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस। तो ये पहला सवाल है। अब हमारी एक रिवीजन हो जाएगी, और उसके अंदर वो क्या कहता है, क्या निकालना है? प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, और ट्रेडिशनल सिस्टम के मुताबिक करना है सवाल। तो दो प्रोडक्ट्स हैं, प्लस और डबल प्लस। मेरे साथ कैलकुलेटर निकाल लें। सो प्लस और डबल प्लस की जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, डायरेक्ट कॉस्ट से मुराद ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो उसने खुद दिए हुए हैं 12 और 24। ठीक है, ऊपर दिए हुए थे। सबसे पहली लाइन यही बताई हुई थी कि जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्लस की और डबल प्लस की, वो 12 और 24 रिस्पेक्टिवली है। अब हमने इसमें क्या ऐड करना है? हमने इसके अंदर ओवरहेड्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर ओवरहेड्स को ऐड करना है। अब ओवरहेड्स टोटल कितने हैं? ओवरहेड्स टोटल जो है वो 4,32,000 के हैं। टोटल ओवरहेड्स कितने के हैं? 4,32,000 के। अब मैं तो ये जानना चाहता हूं कि प्लस के एक यूनिट को कितना ओवरहेड चार्ज करूं, एक यूनिट को, और डबल प्लस के एक यूनिट को कितने ओवरहेड चार्ज करूं। इस बात को जानने के लिए ट्रेडिशनली हमारे पास ये मेथड है कि मैं इस टोटल ओवरहेड को टोटल लेबर आवर्स की बेस पे, क्योंकि उसने मुझे बताया कि ओवरहेड्स को हम रिकवर कर रहे हैं ट्रेडिशनली ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, तो मैं टोटल ओवरहेड्स को टोटल लेबर आवर्स पे डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास एक रेट आ जाएगा। तो लेबर आवर्स हमारे सवाल में कितने हैं? 24,000। ये जरा मेरे साथ कैलकुलेटर आप खुद कैलकुलेट करके मुझे बता दें। 24,000 यूनिट्स पे 1 घंटा लगता है, तो ये 24,000 घंटे हो गए, और डबल प्लस के 24,000 यूनिट्स पे 1.5 घंटा लगता है, तो ये आपके पास 36,000 घंटे हो गए, और दोनों मिलाएंगे, दोनों मिला के 60,000 आवर्स बनते हैं। अब जरा 4,32,000 को 60,000 पे डिवाइड कर दो और मुझे बताओ क्या आता है। तो ये जो भी आएगा वो हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होगा। ठीक है, मैं भी अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। तो ये है 7.2। 7.2। अब आपको पता है इस रेट को हमने अप्लाई करना होता है। हम अप्लाई कैसे करते हैं कि भाई प्लस पे लगा 1 घंटा, तो
प्लस को हम कितना चार्ज कर देंगे 7.2, डबल प्लस को लगे 1.5 घंटे, तो डबल प्लस को 7.2 इंटू 1.5 हम क्या चार्ज कर देंगे, हम आई गेस 10.4 आएगा, 7.2 टाइम्स 1.5 10.8, तो हमने डबल प्लस को 10.8 चार्ज कर दिया। तो ये जो मैंने स्टेप परफॉर्म किया है, ठीक है, ये स्टेप क्या हुआ, ये स्टेप ये हुआ कि आपने अब फाइनली ये जान लिया कि ओवरहेड्स कितने आपने चार्ज करने हैं इनटू द प्रोडक्ट कॉस्ट। जब आपने चार्ज कर दिया तो जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी दैट इज 19.2 एंड 34.8। तो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी जो कि हमने सॉल्व कर ली, और इसके अंदर जो हमने मेथड अप्लाई किया ओवरहेड्स को अप्लाई करने का, वो सिंपल ट्रेडिशनल मेथड था। अब देखिए ये इतना सिंपल था कि हमने ये जाने बगैर कि प्लस पे क्या एक्टिविटी लगी है, डबल प्लस पे क्या एक्टिविटी लगी है, हमने एक्टिविटी को तो देखा ही नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा प्रोडक्ट डिमांडिंग है, कौन सा हमारा ज्यादा ध्यान ले रहा है, कौन सी किस पे ज्यादा मेहनत लग रही है। हमने ये सारा कुछ देखे बगैर हमने अजम्पशन ली कि तमाम ओवरहेड्स का ताल्लुक किससे है, लेबर आवर्स की वजह से। इसका मतलब है कि लेबर आवर्स ज्यादा लगेंगे तो ओवरहेड ज्यादा लगेंगे। इस अजम्पशन की बेस पे हमने रेट पर लेबर आवर निकाल लिया, और चूंकि डबल प्लस पे 1.5 घंटा लगता था तो उसको हमने ज्यादा ओवरहेड चार्ज कर दिए, और प्लस पे 1 घंटा लगता था उसको हमने कम ओवरहेड चार्ज कर दिए। तो हमने इंटायरली लेबर की बेस पे ओवरहेड चार्ज किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डबल प्लस पे कुछ एक एक्टिविटी नहीं भी लगी तो हमने वो भी ओवरहेड चार्ज कर दिए होंगे, और अगर प्लस पे एक एक्टिविटी नहीं भी लगी तो हमने वो ओवरहेड्स भी चार्ज कर दिए, क्योंकि हमने किया क्या है यहाँ पे, आप सिर्फ एक बात समझो, हमने सब चीजों को एवरेज कर लिया है। तो जब आप एक OAR निकालते हो तो बेसिकली आप चीजों की एक सॉर्ट ऑफ एवरेज ही निकाल रहे हो, आपने एक रेट की बेस पे सारा कुछ अप्लाई कर दिया। अब क्या करना चाहिए था, तो नए सिस्टम के मुताबिक आपको सबसे पहले एक्टिविटी पूल्स बनाने थे, बना लिए, सवाल में दिए हुए, ये आपके एक्टिविटी पूल्स हैं। आपको ड्राइवर्स देखने थे, देख लिए। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 तो समझ लें उसने खुद ही करके आपको दे दिया। अब स्टेप 3 में आप क्या करोगे, स्टेप 3 में आप OARs निकालोगे, और इस दफा आप जो OAR निकालोगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या एक्टिविटी रेट, किताब में इसको एक्टिविटी रेट भी कहा हुआ है। तो इस दफा जो आप एक्टिविटी रेट निकालोगे वो एक नहीं होगा, बल्कि जितनी एक्टिविटीज है उतना होगा। तो सबसे पहले आप एक्टिविटी रेट निकालोगे या OAR निकालोगे किसका, सेटअप कॉस्ट का। ये जरा मेरे साथ साथ आप कैलकुलेशन करके मुझे बताते रहें। सेटअप कॉस्ट है 73,200, मुझे आप नंबर ऑफ सेटअप्स बता दें। नंबर ऑफ सेटअप्स जो हैं, हाँ जरा ये कोई कैलकुलेट करके बता दें। वैसे मुझे तो पता है, मुझे तकरीबन ज़बानी याद है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप क्या कैलकुलेट करके मुझे बताते हैं। तो दूसरा जो है वो स्पेशल पार्ट्स की हैंडलिंग है, इसका पूल 60,000 है। इसको आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्पेशल पार्ट्स पे, तो मुझे ज़रा नंबर ऑफ स्पेशल पार्ट्स ही बता दें। उसके बाद तीसरा है मटेरियल हैंडलिंग, इसका रेट मुझे निकालना है, और इसका पूल है 63,000। तो इसको मैं डिवाइड किस पे करूंगा, नंबर ऑफ बैचेस पे। नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं वो आप वो कर दिए हुए, वो 12 और 240, 252 बैचेस हैं। तो जो चीज़ दी हुई है एज इट इज वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और बाकी आप ज़रा निकालते रहें, फिर हम एक ही दफ़ा इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद OAR हमने निकालना है ऑर्डर हैंडलिंग का। ऑर्डर हैंडलिंग 19,800 है, और इसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं ये भी आप मुझे बताएंगे। और फिर फाइनली OAR हम निकालेंगे अदर ओवरहेड्स का, और वो कितने हैं, वो है 2,16,000, और इसको डिवाइड किस पे करना है वो बता देगा। ना भी बताए तो हम इसको ट्रेडिशनल सिस्टम पे जो लेबर आवर्स ले रहे होते हैं उसी पे डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं जरा आपका आंसर्स देखना शुरू हो जाता हूँ। सबसे पहले जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी सवाल में वो थी कि सेटअप्स कितने हैं। तो सेटअप्स पे मुझे जो भी जवाब मिला है वो 18,300 सेटअप्स का जवाब मिला है। ये वाहिद एक चीज़ है इस क्वेश्चन में जो ट्रिकी है, इसके सेटअप्स कितने हैं।
वो इसलिए ट्रिकी है कि या तो वो आपको सेटअप्स दे देता, आप जमा कर लेते, लेकिन अब इस दफा उसने कहा कि सेटअप जो है वो पर बैच है, तो उसने कहा एक सेटअप पर बैच है, तो आपको क्या करना था, बैचेस से मल्टीप्लाई करना था। तो 1 इंटू 12 सेटअप लग रहे हैं प्लस पे, और 3 इंटू 240 720 सेटअप्स लग रहे हैं डबल प्लस पे। तो टोटल जो बैचेस लग रहे हैं वो 732, सॉरी जो टोटल सेटअप्स लग रहे हैं वो 732 है। तो आपने इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो नंबर ऑफ सेटअप्स जो बता रहा है वो पर बैच बता रहा है, तो बैचेस ऊपर बता रहा है, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वैसे एक आधा ऐसा सवाल भी है जिसमें इससे भी ज्यादा इनडायरेक्ट वे में आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि एग्जाम में एग्जामिनर सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट को नहीं चेक कर रहा होता, बल्कि वहां पे बहुत सारी और चीजें भी कैलकुलेट हो रही होती हैं, और आपका जो जनरल एप्टीट्यूड है और ख़ास तौर पे मेंटल अलर्टनेस है वो भी चेक हो रही होती है। अब अगर एक स्टूडेंट पिक ही नहीं कर पा रहा कि सेटअप्स पर बैच दिए हुए हैं और उसने इस एक को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर चाहे उस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट भी ना हो, अच्छा कॉन्सेप्ट हो, वो यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि वो इतना अलर्ट नहीं है कि वो हर चीज़ को प्रॉपरली देख के कैलकुलेट कर पाए। सो यहाँ पे फिर जो OAR निकलेगा दैट वुड बी 100 पर सेटअप। तो एक OAR हमने निकाल लिया। उसके बाद स्पेशल पार्ट्स। अब स्पेशल पार्ट जो है वो 1 है फॉर प्लस, तो ये बन जाएंगे 24,000, और 4 फॉर डबल प्लस, तो ये बन जाएंगे 96,000। तो 24,000 और 96,000 टोटल जो स्पेशल पार्ट बनते हैं प्लस और डबल प्लस के, वो बनते हैं 1,20,000। तो यहाँ पे जो रेट निकलेगा वो 0.5 पर पार्ट निकलेगा। ठीक है, ये रेट्स हमारे आते जा रहे हैं, हम इसको नोट करते जाते हैं। कोई सवाल हो आपका तो फौरन पूछ लीजिएगा। उसके बाद है मटेरियल हैंडलिंग। अब मटेरियल हैंडलिंग का बैचेस जो है वो ड्राइवर है, बैचेस इजीली दिए हुए थे, तो 63,000 को 252 पे डिवाइड कर दें, तो 63,000 डिवाइडेड बाय 252, तो ये आपके पास आ जाएगा 250 पर बैच। तो ये हमारा तीसरा OAR निकल आया। उसके बाद ऑर्डर हैंडलिंग है। ऑर्डर हैंडलिंग को आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेस पे करना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 10 है प्लस के, और 140 है डबल प्लस के। सो 10 और 140 टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स बनते हैं 150। सो आप 19,800 को 150 पे डिवाइड कर दें, so 19,800 डिवाइडेड बाय 150, सो दैट इज 132 पर ऑर्डर। ये भी एक रेट आ गया। और उसके बाद फाइनली जो आखिरी चीज है वो ये है कि आपने अदर ओवरहेड्स को चार्ज करना है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। लेबर आवर्स हमारे पास ऑलरेडी हमने ऊपर निकाले हुए थे 60,000। तो 2,16,000 को जब आप 60,000 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास 3.6 पर लेबर आवर एक और रेट आ जाता है। तो ये एक ऐसा स्टेप है जो कि क्वेश्चंस में आपको करना पड़ता है। आपको ये स्टेप हर MCQ में जिसमें कुछ ना कुछ वो कैलकुलेट करवा रहा है करना पड़ेगा, यानी कि रेट निकालना तो इज अ मस्ट, वो उसके बगैर तो ABC का सवाल, न्यूमेरिकल सवाल तो शायद ना हो, अनलेस एंड अनटिल रेट उसने खुद दिया हुआ है। तो रेट निकालने के लिए सिर्फ आपको दो चीज़ें चाहिए, कॉस्ट पूल का टोटल चाहिए और कॉस्ट ड्राइवर का टोटल चाहिए। हाँ, इसमें ख्याल ये रखिएगा कि आपने ऊपर भी टोटल लेना है और नीचे भी टोटल लेना है। अक्सर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो अगर उनको अलग-अलग, जिस तरह यहाँ पे प्लस का अलग से दिया हुआ डेटा और डबल प्लस का अलग से दिया हुआ है, तो वो रेट भी अलग-अलग निकाल लेते हैं। वो कहते हैं जी 73,200 तकसीम प्लस के सेटअप्स, अलग रेट निकाल लिया, और 73,200 डिवाइडेड बाय डबल प्लस के सेटअप्स। तो रेट एक ही होता है, ओवरऑल होता है, और उसके लिए टोटल को टोटल पे डिवाइड करना है। कॉस्ट पूल का भी टोटल लेना है और कॉस्ट ड्राइवर का भी टोटल लेना है। तो ये सारे जो मैंने यहाँ पे नीचे लिए हैं ये टोटल्स हैं, टोटल बैचेस हैं, टोटल ऑर्डर्स हैं, टोटल आवर्स हैं, टोटल सेटअप्स हैं, टोटल पार्ट्स हैं। तो फिर आपके पास रेट आ जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। अब रेट हमने निकाल लिए, अब हमें इन रेट्स को अप्लाई करना है। मैं जरा ये रेट्स नोट कर लेता हूँ।
आप भी एक साइड पे इसको नोट कर लें। अब हमने इसको अप्लाई करना है। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट वही है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने प्रोडक्शन कॉस्ट बतानी है पर यूनिट, और प्रोडक्ट्स वही हैं, प्लस और डबल प्लस। डायरेक्ट कॉस्ट भी वही है, 12 और 24। लेकिन अब चूंकि 5 रेट्स निकाले थे तो 5 आपको ओवरहेड्स अलहदा अलहदा अप्लाई करना है। सेटअप कॉस्ट, स्पेशल पार्ट्स, इसके ओवरहेड्स अलहदा, अदर मटेरियल हैंडलिंग ये अलहदा, ऑर्डर हैंडलिंग ये अलहदा, और अदर ओवरहेड्स ये अलहदा। अच्छा, अब इसमें भी कई तरीके हो सकते हैं। या तो आप सबसे पहले ओवरहेड्स को ही निकाल लें। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले इसको टोटल की सेंस में कैलकुलेट कर लें, और पर यूनिट निकालने के लिए एक ही दफा इसको यूनिट्स पे डिवाइड कर दीजिएगा। इसको 24,000 पे और इसको 24,000 पे। तो अगर हम टोटल ओवरहेड्स निकाल लेते हैं, पर यूनिट खुद ब खुद ही निकल आएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि हम हर चीज को साथ साथ पर यूनिट करते जाएं, उसमें जरा मेहनत ज्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं सेटअप्स की। अब सेटअप का जो रेट था दैट वाज 100 पर सेटअप। ठीक है, सेटअप का जो रेट था दैट वाज 100 पर सेटअप। तो 100, अब कितने सेटअप्स हैं प्लस में 12 सेटअप्स हैं, तो आप इसको कितना चार्ज कर दोगे? 1200। डबल प्लस के कितने सेटअप्स हैं? डबल प्लस के 720 सेटअप्स हैं, तो आप इसको कितना चार्ज कर दोगे? 72,000। ठीक है, रेट क्या है? 100 पर सेटअप। अब आपने मल्टीप्लाई किससे किया कि प्लस बनाने पे कितने सेटअप्स लगते हैं वो हम पहले जान चुके थे 12, और डबल प्लस बनाने पे कितने सेटअप्स लगते हैं वो हम पहले जान चुके थे 720। तो मैंने सिर्फ रेट को एक्टिविटी से मल्टीप्लाई किया, और वाजे तौर पे देखा जा सकता है कि ज्यादा सेटअप की कॉस्ट किसको चार्ज होगी? डबल प्लस को। और कम सेटअप की कॉस्ट किसको चार्ज हुई? प्लस को। जबकि ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसा नहीं हुआ होगा। ट्रेडिशनल सिस्टम में चूंकि हमने आर्स की बेस पे किया, और आर्स दोनों के बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, एक पे 1 घंटा लगता था, एक पे 1.5 घंटा लगता था, तो उसकी वजह से ज्यादा ओवरहेड्स किसको चार्ज हुए होंगे? प्लस को चार्ज हुए होंगे। अब वो जरा फेयर हो गया मामला, चूंकि ज्यादा सेटअप्स लगे हैं डबल प्लस बनाने में। अच्छा, क्यों लगे होंगे डबल प्लस बनाने में ज्यादा सेटअप्स? क्योंकि डबल प्लस कॉम्प्लेक्स होगा, एक एक करके बनाना पड़ता होगा, या दो दो करके बनाना पड़ता होगा, या 10-10 करके बनाना पड़ता होगा। तो जब एक चीज को आपने स्मॉल क्वांटिटी में बनाना है, उसकी वैरायटी ज्यादा है, उसकी कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो उसकी ज्यादा सेटअप्स रिक्वायर्ड है, तो उसको सेटअप कॉस्ट ज्यादा चार्ज करो। सो दैट इज अ लॉजिकल कनेक्शन। उसके बाद है स्पेशल पार्ट्स। अब स्पेशल पार्ट्स का रेट हमने निकाला था 0.5 पर पार्ट, और आपको पता है कि टोटल प्लस बनाने पे 24,000 पार्ट्स लगे थे, तो मैं यहाँ पे 12,000 चार्ज कर दूंगा। और टोटल डबल प्लस बनाने पे 96,000 लगे थे स्पेशल पार्ट्स, तो 96,000 मल्टीप्लाई पे 0.5, मैं यहाँ पे 48,000 चार्ज कर दूंगा। तो अगेन ज्यादा स्पेशल पार्ट्स की हैंडलिंग डबल प्लस में है, तो उसको हमने ज्यादा ओवरहेड चार्ज कर दिया। तीसरा है अदर मटेरियल हैंडलिंग। अदर मटेरियल हैंडलिंग का जो रेट था वो 250 पर बैच था, 250 पर बैच। अब डेटे के मुताबिक 12 बैचेस लगते हैं प्लस में, 12 बैचेस प्लस में। सो व्हाट आई एम गोना डू इज 250 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 3,000 चार्ज कर देंगे प्लस को, और 240 बैचेस लगते हैं डबल प्लस में, तो 60,000 हम चार्ज कर देंगे डबल प्लस को। ठीक है, उसके बाद है ऑर्डर हैंडलिंग। ऑर्डर हैंडलिंग का रेट हमने निकाला था 132 पर ऑर्डर, 132 पर ऑर्डर। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लस के कितने हैं? 10, सो 10 से मल्टीप्लाई कर दो।
1320। डबल प्लस के कितने हैं 140, सो 140 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा कॉस्ट जो है वो चार्ज होगी। अब फाइनली जो अदर ओवरहेड्स हैं उसका रेट हमने कहा था 3.6 पर लेबर आवर, और लेबर आवर्स जो हैं प्लस के 24,000 है, तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, और डबल प्लस के 36,000 है, तो 36,000 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,29,600। तो जब आप ये कर लोगे, और अगर किसी का किसी पॉइंट में सवाल हो तो वो मेरे से पूछ ले, तो जब आप ये कर लोगे तो आप यहाँ से इसका टोटल निकाल लो, क्योंकि उसने हमें पर यूनिट पूछा था, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका टोटल निकाल लेता हूँ। सो टोटल निकालने के लिए मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा सारों को। ये बनता है 103,920, और सेकंड वन बनता है 72,000 प्लस 48,000 प्लस 60,000 प्लस 18480 प्लस 129,600। ये बनता है 328,080। और पर यूनिट निकालने के लिए अब इसको एक दफा डिवाइड कर दो, इसको 24,000 पे और इसको भी 24,000 पे, क्योंकि दोनों की यूनिट्स हैं वो सेम है। तो ये बनता है 13.67, एंड फॉर प्लस दैट इज 4.33। और अब आपने क्या करना है, आपने 12 और 24 में ओवरहेड्स की कॉस्ट जमा करनी है, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो 12 में अगर मैं 4.33 जमा करूं तो ये 16.33 बनेगा, और अगर 24 में जमा किया जाए तो ये 37.67 बनेगा। तो ये हमारे पास क्या आई, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। अभी अगर इस सारे प्रोसेस में किसी का कोई सवाल है तो पहले तो वो पूछ लें, उसके बाद हम इसकी अगली रिक्वायरमेंट पे चलते हैं, क्योंकि इससे आगे भी हमें कुछ इंटरप्रेट करना है चीज़ों को। If everything is clear, you can write clear. अच्छा चलें, हो सकता है आपने ये सवाल पहले किया भी हो। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है हमें ये कह रहा है कि कमेंट। अब यूं समझ लो कि जो सवाल वो आपको दे रहा है, ये 5 नंबर का मैं सवाल उठा के आपके एग्जाम में दे सकता हूं, और वो कौन सा होगा, डिस्कशन क्वेश्चन। बार बार मैं आपको पेपर का फॉर्मेट याद दिलाता हूं, एमसीक्यूज, थ्योरेटिकल बी, न्यूमेरिकल बी, डिस्कशन क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल बी, थ्योरेटिकल बी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसा हो सकता है, देखो अभी हमने दो चीजें कैलकुलेट कर ली। अभी हमने देखा कि अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम अप्लाई करते तो ये कॉस्ट आती, ठीक है, ये कॉस्ट आती 19.2 और 34.8, जबकि जब हमने एबीसी अप्लाई किया, ठीक है, तो ये हमने एबीसी अप्लाई किया, अगर हम ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई करते तो क्या कॉस्ट आती 19.2 और 34.8। अब हमें समझ लो कि ये एक सवाल दिया हुआ है इतना, ठीक है, इतना सवाल दिया है। एग्जामिनर आपको कहता है कि हमने कॉस्टिंग की, प्लस और डबल प्लस की, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे की तो ये जवाब आया, और एबीसी पे की तो ये जवाब आया, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि प्लस की कॉस्ट एबीसी में कम हो गई है, डबल प्लस की कॉस्ट एबीसी में बढ़ गई है, ठीक है। और इसको अगर उलट पढ़ूं मैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने ज्यादा कॉस्ट चार्ज कर दी थी प्लस को, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने कम कॉस्ट चार्ज कर दी थी डबल प्लस को। और जब मैंने एबीसी अप्लाई किया तो एबीसी ने प्लस को कॉस्ट कम चार्ज कर दी और डबल प्लस को ज्यादा चार्ज कर दी। तो ये दोनों तरीकों से अगर मैं पढ़ूं तो ये तो डेटा का मतलब है जो मैंने बताया, लेकिन सवाल क्या है। अब सवाल आपको ये देने के बाद एग्जामिनर कंप्यूटर में आपको एक बॉक्स दे देगा,
ठीक है, तो ये समझ लें कंप्यूटर का बॉक्स है। और इस वक्त आप समझें कि जो चैट बॉक्स आपके पास इस वक्त मौजूद है, जिस पे आप मेरे से बात करते हैं, समझें वही आपका एग्जामिनर का बॉक्स है। ठीक है, जब एग्जाम ऑनलाइन हो ना और ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, तो ये बड़ा एक कंपैटिबिलिटी बनती है फिलहाल कि जी आप मुझे जब जवाब देंगे तो आप मुझे टाइप करके देंगे। तो समझ लें ये आपका चैट बॉक्स आपका एग्जाम में आंसर बॉक्स है। अब वो सवाल क्या पूछता है? सवाल ये पूछ रहा है कि कमेंट ऑन द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस इन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट बिटवीन द टू मेथड्स। आप कमेंट करो, ये 5 नंबर का सवाल है। कमेंट करो, चलो 3 नंबर का भी हो सकता है, खैर डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। कमेंट करो इन दोनों में फर्क क्यों आया। पहले तो फर्क बताओ, सच फर्क खैर नहीं बताना, रीजंस फॉर द डिफरेंसेस इन द प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ। तो अब आई एम आस्किंग यू गाइस, आपने सारा प्रोसेस भी सुना, आपने इससे पहले किया भी हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, अभी मैंने भी थोड़ा सा रिवाइज कराया, क्वेश्चन भी बताया, समझाया। अब अगर आपको इसका जवाब देना होगा तो आप क्या लिखोगे? सो आई विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स, ताकि आपने टाइप भी करना है, सोचना भी है, बल्कि 4 मिनट चले दे देता हूँ, और 4 मिनट के बाद मैं आपसे बात करूंगा इस टॉपिक पे। Whatever you're thinking, you can type into the chat box. Okay जी, I'm now looking at the answers provided to me, और मैं रीड आउट भी करूंगा। और अभी तक एक ही आंसर मुझे आया फ्रॉम एनीवन। अब देखें, ये भी एक प्रॉब्लम है।
अभी आप एग्जामिन नहीं हो रहे, मैंने आपको पास फेल नहीं कर देना, ना ही मेरे ख्याल में मैंने आपको कुछ कहना है। तो अपना कम से कम एक जो बैरियर है ना लिखने वाला, उसको तो क्रॉस करें ना, और लिखें जितना लिख सकते हैं। टाइपिंग करने की आदत डालें, ज्यादा लिखने की आदत डालें। एट द एंड ऑफ द डे आपके एग्जाम में लिखा हुआ, टाइप किया हुआ जज होगा। तो अभी तो कुछ आपको नहीं कह सकता ना, सो ट्राई टू राइट एज मच एज यू कैन। आपने इसकी बेस पे पास फेल तो होना नहीं है। सो आई एम स्टिल सरप्राइज कि इसके बावजूद you're all mature student, basically you are now into final stage, तो आपको तो बहुत ज़्यादा लिखना चाहिए। सो आहद ने मुझे अभी तक वाहिद आंसर जो दिया है, मैं इन्हीं का आंसर पढ़ देता हूँ। तो आहद सेड ignorance of activities in traditional costing, fair enough। दूसरी बात, as it is complex nature production, so traditional method ignored the activities which are the major cost drivers of the overhead cost। देखें, अब मैंने आपको ये इसलिए कहा था कि इसको आपने रीजंस बताने हैं डिफरेंसेस की। तो रीजंस बताने के लिए आपको सारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में ही तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब बताया कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये कॉस्ट आई है और एबीसी में ये कॉस्ट आई है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का डिफरेंस क्या है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, वो अब आपको डिफरेंसेस बताने पड़ेंगे। और जो सेंट्रल पॉइंट है जिस पे आहद ने भी बात कर ली, तो सेंट्रल पॉइंट है वो तो एक्टिविटी ही है। तो जिस तरह आहद ने कहा इग्नोरेंस ऑफ एक्टिविटीज इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, इसके और अल्फाज हो सकते थे, और 2-3 लाइनों में बता सकते थे, पूरा मेथड बता सकते थे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ओवरहेड्स को एक ही ड्राइवर की बेस पे एब्जॉर्ब करा देते हैं इनटू द प्रोडक्ट कॉस्ट। तो आपको इस सवाल के जवाब में पहले तो एक्टिविटी बेस्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की डिटेल्स लिख देते हैं, फिर उसके बाद आप बताते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज डिफरेंट, बिकॉज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो ये एज्यूम ही नहीं करता कि प्रोडक्ट पे कॉस्ट लगती है, वो तो कहता है एक्टिविटीज पे कॉस्ट लगती है। और हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को जब चार्ज करें तो उस किस बेस पे चार्ज करें, एक्टिविटीज की बेस पे। तो देखो, सवाल का जवाब देने के लिए आपने बात से बात करनी है तो पहले आपको जनरल बातें ही करनी है, ठीक है, और आपने ये सारी बातें उसके अंदर लिखनी है। और एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनर ने आपको उसको मैनुअली मार्क करना है, 5 नंबर में से 5 देने हैं, 4 देने हैं, 3 देने हैं। एंड देयर इज अ केस वेयर स्टूडेंट फेल एट 49 एंड 48 एज वेल। तो हो सकता है कि आपने एक लाइन लिख दी इसके जवाब में, हालांकि आपको जहन में बहुत सारी और बातें भी थी, या बहुत सारी बातें आप जानते थे लेकिन आपने नहीं लिखा, आपने कहा ये तो उसका डायरेक्ट आंसर तो नहीं है, मैंने बस टू द पॉइंट डायरेक्ट आंसर लिख दिया, बट स्टिल यू हैव टू राइट लॉन्ग आंसर। अच्छा, अब इसके अंदर मैं जरा आपको एक डिफरेंट एंगल से बात करता हूँ, यानी कि ये बातें तो प्लेन तो आप सारे कर ही लेंगे, प्लेन बातें तो आपने लिखनी है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इस वक्त कि मुझे बताओ कि दोनों प्रोडक्ट में से प्लस और डबल प्लस में से, अब दोनों प्रोडक्ट के बना तो उतने यूनिट रहे हो, प्लस के भी 24,000 यूनिट बना रहे हो, डबल प्लस के भी 24,000 यूनिट बना रहे हो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों प्रोडक्ट में से सिंपल प्रोडक्ट कौन सा है और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट कौन सा है, सिंपल प्रोडक्ट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट कौन सा है? इस बात का जवाब तो बड़ा आसान है, ये तो दे देते। आहद कह रहे हैं जी आई गेस बोथ आर कॉम्प्लेक्स। जी, प्लस सिंपल है, ओके, बोथ कॉम्प्लेक्स। और क्या जी जवाब आए हमारे पास, डबल प्लस इज कॉम्प्लेक्स। जी, तो इसका जो राइट आंसर है, अच्छा अब ये कैसे कहेंगे कि ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? हमने इस प्रोडक्ट को देखा तो नहीं, क्या हम इसके डिजाइन को देख के कह रहे हैं, इसके मटेरियल को देख के कह रहे हैं, इसकी शक्ल को देख के कह रहे हैं, किस चीज को देख के कह रहे हैं? अच्छा बाय द वे, अगर मैं इस सवाल का जवाब आप लोगों से लूं, हम कैसे कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट सिंपल है और ये कॉम्प्लेक्स है, किसको देख रहे हैं?
एग्जैक्टली हम एक्टिविटीज को देख रहे हैं और हमें साफ वाजे पता लग रहा है कि आपका जो डबल प्लस है वो ज्यादा डिमांडिंग है, ज्यादा एक्टिविटीज रिक्वायर कर रहा है। 24,000 यूनिट प्लस के भी बनाने थे, लेकिन 24,000 यूनिट डबल प्लस के बनाने के लिए आपको 720 सेटअप्स करने पड़ गए। ठीक है, 720 सेटअप्स क्यों करने पड़े होंगे? क्योंकि ये प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होगा या वैरायटी में होगा, आप मल्टीपल वैरायटीज के लिए एक सेटअप करते होगे, या ये लार्ज सेटअप्स में बन नहीं सकता होगा, सिंपल प्रोडक्ट नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, लार्ज सेटअप्स नहीं पॉसिबल होंगे। तो इसके लिए सेटअप्स भी ज्यादा रिक्वायर्ड हैं, बैचेस भी ज्यादा रिक्वायर्ड हैं, ऑर्डर्स भी ज्यादा रिक्वायर्ड हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही एक ऐसा बच्चा है जो पार्टी भी ज्यादा करता है, जो आपकी यानी कि पेरेंट्स की अगर बात करें तो पढ़ता भी है, खेलता भी है, कम्युनिकेशन भी करता है, मुकाबलों में भी हिस्सा लेता है। तो जाहिर सी बात है, एक बच्चा जो ज्यादा एक्टिविटीज में हिस्सा लेगा तो उस पर कॉस्ट तो आपकी डेफिनेटली ज्यादा आएगी, वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो डबल प्लस इज क्लियरली कॉम्प्लेक्स। व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स? बिकॉज इट इज कंज्यूमिंग मोर एक्टिविटीज। अच्छा, अब नेचुरल सी बात है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये अक्सर ना एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। अब आप देखो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कर रही है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवर कॉस्ट कर रही है। ओवर कॉस्ट कर रही है किसको? सिंपल प्रोडक्ट को। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अंडर कॉस्ट कर रही है किसको? कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को। तो आपको इस सवाल के जवाब में ये पॉइंट भी डालना था कि चूंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तमाम ओवरहेड्स चार्ज कर देती है तमाम प्रोडक्ट्स को, चाहे वो एक्टिविटी उसने कंज्यूम की है या नहीं की, तो जो सिंपल प्रोडक्ट है वो रगड़े में आ जाता है। सिंपल प्रोडक्ट को ज्यादा कॉस्ट चली जाती है, सिंपल प्रोडक्ट को वो कॉस्ट भी चली जाती है जो कि किसके हिस्से में आनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के। ठीक हो गया? अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करता है? वो जस्टिस करता है, वो फेयर काम करता है, और वो ये देखता है कि कौन कितनी ज्यादा एक्टिविटीज कंज्यूम कर रहा है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चूंकि एक्टिविटीज को देखता है, अगेन मैं बार बार वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, बट मैं बोली जा रहा हूं, लफ्ज लिखी जा रहा हूं, बेसिकली स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको। इसके अंदर सिंपल, कॉम्प्लेक्स, एक्टिविटी, फेयर, ओवर कॉस्टिंग, अंडर कॉस्टिंग, एबीसी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सारी वोकैबुलरी यूज हो रही है। तो आपने टू द पॉइंट जवाब देना होता है, बट दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, and the examiner is looking for your interpretation and your understanding of the concept कि आप मुख्तलिफ तरीके से डिफरेंसेस बता सकते हो या नहीं बता सकते। तो चूंकि आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिंपल प्रोडक्ट को ओवर कॉस्ट करता है, तो इसकी करेक्शन फिर क्या होगी? इसकी करेक्शन ये होगी कि कॉस्ट कम करो है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उसकी कॉस्ट को करेक्ट कर देता है, बेहतर कर देता है, और इसलिए कम हो गई कॉस्ट। और चूंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अंडर कॉस्ट करता है, कम कॉस्ट चार्ज करता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को, तो उसकी करेक्शन क्या डिमांड करती है? कि आप उसको ज्यादा कॉस्ट चार्ज करो। तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लीड्स टू एक्यूरेट बेटर कॉस्टिंग, और ये वो जो कॉस्टिंग वाला मामला है उसको करेक्ट कर देता है। सारी वही वोकैबुलरी है जो आपने यूज की। अब फाइनली आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस of using an ABC system instead of absorption costing? ये भी theoretical सवाल है। Absorption costing की जगह भाई ABC यूज कर लिया तो क्या implications हैं? Practically implications क्या हैं? तो simple सी बात है, better costing leads to better pricing। तो पहला तो connection यहीं से जुड़ जाता है। Costing बेहतर होगी, accurate होगी, pricing बेहतर होगी, competitiveness बढ़ेगी, आपकी competitiveness बढ़ेगी। देखिए, एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसको आपने $19.2 की कॉस्ट चार्ज कर दी है, जबकि उसकी कॉस्ट 16.33 बनती थी। तो अगर आप 19.2 की बेस पे प्राइस का तयन करोगे वो ज्यादा होगी, 16.33 की बेस पे प्राइस का तयन करोगे वो कम होगी। तो उसकी कंपैरेटिवनेस, अगर आप ज्यादा प्राइस कर दो, ओवर प्राइस कर दो, अंडर प्राइस कर दो, दोनों सूरतों में कंपैरेटिवनेस का प्रॉब्लम आता है। सो बेटर कॉस्टिंग लीड्स टू बेटर प्राइसिंग। इसके अलावा पूरी जो वोकैबुलरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वो यहाँ पे आप इम्प्लीकेशंस में लिख सकते हो।
आप ये कह सकते हो कि ABC लीड्स टू बेटर कॉस्ट प्लानिंग, ABC लीड्स टू बेटर कॉस्ट कंट्रोल, ABC लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग। तो कुछ ऐसी वोकैबुलरी होती है जो आप कहीं ना कहीं इम्प्लीकेशंस में हर जगह पे यूज कर सकते हो। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉस्ट प्लानिंग में कैसे मदद देता है? हमने क्या करना है, ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर्स को देखना है कि अगले साल कितने ऑर्डर्स होंगे, अगले साल कितने बैचेस होंगे, अगले साल कितने सेटअप्स होंगे। तो अगर हमें ड्राइवर्स का पता लग जाए अगले सालों के, तो हम उसको रेट से मल्टीप्लाई करके आसानी से प्लानिंग कर सकते हैं कि सेटअप कॉस्ट कितनी लगेगी और बाकी का कॉस्ट। तो बेटर कॉस्ट प्लानिंग, क्योंकि हमें कॉस्ट के ड्राइवर का आइडिया है कि कौन सी कॉस्ट को क्या ड्राइव करता है। तो अगर हम कॉस्ट के ड्राइवर्स को आगे फ्यूचर में लेके जाएं, एस्टिमेट करें, तो हम कॉस्ट को भी आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं। यही बात कंट्रोलिंग पे अप्लाई होती है कि चूंकि हमें इस ड्राइवर का पता है कि क्या चीज कॉस्ट को कॉज कर रही है, तो अगर हम ड्राइवर को कंट्रोल करें तो हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा है, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा है क्योंकि ये चीज ज्यादा घंटे चलती है। तो अगर हम उस चीज को कम कर दें तो कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि हम ज्यादा ऑर्डर करते हैं। अगर हम ऑर्डर कम कर दें, और ऑर्डर कम कैसे होगा? अगर हम बड़ा बड़ा ऑर्डर कर दें, लार्ज बैचेस में, लार्ज साइज में ऑर्डर करें, तो हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका ड्राइवर क्या है। अगर हम ड्राइवर को कंट्रोल कर लें तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे गाड़ी का ड्राइवर है, ड्राइवर कंट्रोल में रहे तो गाड़ी भी कंट्रोल में रहेगी। और जो आखिरी पॉइंट है डिसीजन मेकिंग, तो प्राइसिंग जिस तरह मैंने बताया इन इटसेल्फ एक डिसीजन है। तो अगर आप बेहतर कॉस्टिंग कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे डिसीजन, क्योंकि डिसीजन हो ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बेस पे रहे होते हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी बेहतर हो जाती है। तो जो इम्प्लीकेशंस वाली बात है उसके अंदर आप सिंपल यही वोकैबुलरी यूज करोगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लीड्स टू बेटर प्राइसिंग, बेटर प्लानिंग, बेटर कंट्रोलिंग एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। Right, so we have 1 minute, and if you have any question, you can ask me. देखें आहत, जब हम बात करते हैं ना कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है कौन सा सिंपल है, तो अब ये रिलेटिव सी बात है ना। एक सिंपल बनाएंगे तो दूसरा कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर आप कहते हैं एक भी कॉम्प्लेक्स है दूसरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो व्हाई नॉट यू से कि जो कम कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल है। अब ये सोच की बात है ना। तो अगर आपकी बात में मान लूं कि दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, एक कम कॉम्प्लेक्स है एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो आप कम कॉम्प्लेक्स को सिंपल क्यों नहीं कह देते? आसान हो जाएगी ना बात। Okay, any final question from anybody? Can we change the timings of this lecture? ये इसके लिए आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें। This was the time given to me, and obviously चीजें कनेक्टेड हैं। ये चेंज होगा तो अगला टाइम चेंज होगा, अगला चेंज होगा तो उससे अगला चेंज होगा। तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट ने देखना है अपने बहुत सारी चीज़ों को, और उस पर मुझे ये टाइम कहा गया। मेरे लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एग्रीड टू दिस। अगर आप टाइम चेंज कराना चाहते हैं, पुट अ रिक्वेस्ट टू दी एडमिनिस्ट्रेशन। इफ दे विल टॉक टू मी, तो फिर मैं अपनी सूटेबिलिटी देखूंगा, वट एवर टाइम विल बी प्रपोज टू मी। तो मैं खुद से चेंज नहीं कर सकता टाइमिंग को। आई हैव नो अथॉरिटी टू डू दैट। आई कैन फैसिलिटेट। अगर कोई और सूटेबल टाइम की बात मेरे से की जाएगी तो। वैसे बाय द वे आप कितना चेंज करना, लाइक दिस इज 4:10 to 5:40, so what do you want? You want it to be little bit extended, 4:30, 5, या all together 6, 7, 8, whatever? Anyways, बेहतर है कि आप मैनेजमेंट से बात कर लें। they are in a better position to look into these requests. I'm a bit flexible, right? So take care. Allah Hafiz. I will see you tomorrow.